नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल की वारदात नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल की वारदात नॉवल का पार्ट 5। तफ्तीश के बाद डीएसपी भी इसी नतीजे पर पहुंचा कि राजा साहब ने पस्ती के आलम में आत्महत्या कर ली थी। उसने यही फैसला किया कि हाल ही में राजा साहब की ज़िंदगी में कितनी ऐसी घटनाएं घटित हो गई थी जिनसे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अपाहिज होने की वजह से तो वो परेशान थे ही, ऊपर से कूल्हे का भयंकर दर्द उन्हें परेशान कर रहा था। फिर डॉक्टर खेतरीवाल ने एक नए ऑपरेशन की संभावना व्यक्त की थी जिसमें वे ठीक भी हो सकते थे, जिंदगी भर के लिए बिस्तर के मोहताज भी हो सकते थे और जान से हाथ भी धो सकते थे। फिर उनकी आंखों के सामने उनकी पुश्तैनी हवेली तबाह हो गई। चंदा ने दबे स्वर में यह भी बताया कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस बात के लिए भी कचोट रही थी कि क्यों उन्होंने एक चंदा जैसी जवान लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। हालांकि चंदा के कथानुसार वास्तव में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो तो यही सोचते थे ना। फिर डॉक्टर खेतरीवाल ने भी कहा कि हाल ही में उसने राजा साहब को बहुत परेशान और चिड़चिड़ाई हालत में देखा था। मानसिक तनाव और पस्ती उनके चेहरे से साफ झलकने लगती थी और उसे मालूम हुआ था कि आजकल नींद की गोलियां खाए बिना वो सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने बताया कि उसने खुद रानी जी को राय दी थी कि वे नींद की गोलियों को राजा साहब की पहुंच से दूर रखे। अर्थात खुद डॉक्टर को भय था कि कहीं राजा साहब नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या न कर लें। डॉक्टर ने राजा साहब की मौत के लिए स्वयं को भी दोष दिया। उसने बड़े खेदपूर्ण स्वर में कहा कि उसे महसूस करना चाहिए था कि राजा साहब पस्ती की उस हद तक पहुंच चुके थे जहां एक बहादुर इंसान भी इस दुनिया से किनारा करके सारी दुख तकलीफों से निजात पाने की सोचने लगता है। उसने राजा साहब की हालत को मामूली डिप्रेशन समझा था, आत्मघात की हद तक पहुंची हुई मानसिक तनाव और संत्रास की स्थिति नहीं। डीएसपी भार्गव ने अपनी रिपोर्ट में निसंकोच ये लिख दिया कि राजा भवानी सिंह की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। चंदा के लिए आने वाले दिनों का हर क्षण इम्तिहान की घड़ी था। उसे एक ऐसी बात पर भयंकर शोक प्रकट करना था जिससे वास्तव में उसका मन खुशी से बल्लियों उछल रहा था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो बहुत शानदार अभिनेत्री थी। अगले ही दिन से हरिपुर में राजा साहब के दोस्तों, शुभचिंतकों और परिचितों का तांता लग गया। चंदा ने उन लोगों के सामने राजा साहब की मौत के गम का ऐसा दर्दनाक इजहार किया कि उसे सांत्वना देने के लिए आए लोगों की आंखें डबडबा आती थी। हर कोई चंदा के दुख से दुखी था। कुछ शरारती अखबार वाले जो एक रईस बुढ़े की जवान बीवी के संदर्भ में कोई स्कैंडल सूंघने की उम्मीद से आए थे, एक गहरी शर्मिंदगी के एहसास के साथ वापस लौट गए। अगली सुबह विक्रम ने सबसे पहला काम यह किया था कि जलागार का चक्कर लगाया था। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि सुबह तक ही पानी इतना ऊपर उठाया था कि वह खुद बहुत मुश्किल से अंदाजा लगा पाया कि उसने लाश कहाँ छुपाई थी। वकील ने, जो उस रात को वापस लौट ही नहीं पाया था, बताया कि राजा साहब कुछ बड़े महत्वपूर्ण शेयर तुरंत खरीदना चाहते थे, जिनकी खरीद के प्रार्थना पत्र पर वो उस रोज हस्ताक्षर करवाने वहां आया था। अब विक्रम के वहां रहने की ना कोई तुक थी और ना कि वो ठीक था, इसलिए लाश की गैरहाजिरी में हुई क्रिया वाले दिन की शाम को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चंदा ने विक्रम को बुलवाया और राजा साहब के कुछ अतरंग मित्रों की मौजूदगी में बड़े खेदपूर्ण स्वर में उससे कहा कि अब महल में उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं रही थी। उसकी जरूरत तो राजा साहब की जिंदगी में ही थी, इसलिए अब उसे नौकरी से अलग करना जरूरी था, विशेष रूप से तब जबकि वो खुद भी अब परिमहल में नहीं रहना चाहती थी। विक्रम की छुट्टी हो गई। रानी जी ने बड़ी दयानतदारी से 2 महीने का अतिरिक्त वेतन देकर विक्रम को नौकरी से अलग कर दिया। विक्रम राजा साहब की दर्दनाक मौत पर शोक प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद खुद चंदा भी मुश्किल से 1 सप्ताह वहां पर रही। एक दिन उसने फूलवती और लच्छू को भी मुनासिब इनाम इकराम देकर उनकी छुट्टी कर दी। उसने परिमहल से अपनी जरूरत का सामान समेटा और उस पर ताला डालकर दिल्ली में मानसिंह रोड पर स्थित राजा साहब की कोठी में आ गई। विक्रम पहले ही दिल्ली पहुंचा हुआ था, लेकिन आने वाले 6 महीनों में उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की। चंदा के लिए वो अब तक का सबसे कठिन काम था। उसका रोम रोम विक्रम की बाहों में समा जाने के लिए तड़प रहा था।
कहाँ तो वो शनिवार आने तक का इंतज़ार नहीं कर पाती थी, और जबकि वो आज़ाद हो गई थी तो उसे 6 महीने इंतज़ार करना पड़ रहा था। लेकिन विक्रम का ख्याल था कि उनकी बेहतरी के लिए यही मुनासिब था। हालांकि उन दोनों को इस बात की कभी खबर नहीं लगी, लेकिन उन द्वारा भारी संयम से गुजारे हुए 6 महीने उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए। डीएसपी भार्गव को जब ये पता लगा कि चंदा कोई खानदानी औरत नहीं थी, तो शक की कतई कोई गुंजाइश न होते हुए भी उसने एक उसूल के तौर पर चंदा पर शक किया। उसने कई महीने चंदा की निगरानी करवाई, लेकिन ऐसी कोई बात भी उसकी जानकारी में नहीं आई जो राजा भवानी सिंह की विधवा की गरिमा के अनुकूल नहीं थी या अशोभनीय थी। भार्गव ने स्वयं अपनी देखरेख में पाताल की आंख की जांच करवाई थी और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा था कि लाश जरूर पानी की धारा के साथ कहीं बह गई थी। धारा जिधर को बढ़ रही थी उधर रास्ता संकरा हो जाने के कारण पानी गुफा की छत को छूता हुआ बह रहा था, इसलिए किसी तैराक या गोताखोर का लाश की तलाश में उस रास्ते पर आगे बढ़ पाना असंभव था। भार्गव को प्रत्यक्ष को स्वीकार कर लेना पड़ा। लाश बह ही गई थी। राजा साहब की मौत के 3 महीने के भीतर भीतर राजा साहब की सारी चल और अचल संपत्ति कानूनी रूप से चंदा के अधिकार में आ गई। राजा साहब के वकील सोमानी ने ही सारा सिलसिला निपटा दिया। चंदा को राजा साहब की कितनी दौलत हासिल हुई, इसका किसी हद तक अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि उनकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी होने की वजह से उनकी दौलत पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसे एस्टेट ड्यूटी के तौर पर लाखों रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने पड़े। चंदा को इतनी बेशुमार दौलत हासिल होगी, इसकी उम्मीद न चंदा को थी और न विक्रम को। राजा साहब की मौत के कोई 3 महीने बाद विक्रम हरिपुर का एक और चक्कर लगाया। वहां उसे ये देखकर हार्दिक संतोष हुआ कि अब जलागार में पानी लगभग 15 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब ध्वस्त हवेली का नामो निशान तक मिट चुका था। उस इलाके में परी महल और जलागार के समीप बने उजाड़ कॉटेज के अलावा अब पानी ही पानी दिखाई देता था, और अभी पानी 25 फुट और ऊंचा उठने वाला था। राजा साहब की लाश हमेशा के लिए उस विशाल जलागार में दफन हो चुकी थी। 6 महीने के बाद दोनों में पहला संपर्क स्थापित हुआ। बड़े गुप्त रूप से दोनों की एक संक्षिप्त सी मुलाकात हुई। चंदा ने विक्रम को नकद 5 लाख रुपए दिए और उसे बंबई भेज दिया। बंबई में विक्रम ने एक शानदार फ्लैट किराए पर लिया, नौकर चाकर रखे और रईसों की तरह रहने लगा। विक्रम ने जब स्वयं को अच्छी तरह बंबई के उच्च वर्ग में स्थापित कर लिया तो चंदा भी बंबई पहुंच गई। राजा भवानी सिंह की मौत के ठीक 13 महीने बाद चंदा और विक्रम ने शादी कर ली। चैप्टर 2। अगले 4 साल बड़े ही आनंद से गुजरे। चंदा बेहद खुश थी। उसकी जिंदगी की कोई हसरत बाकी नहीं रही थी। उसकी बचपन की दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। बेशुमार दौलत और एक हट्टे कट्टे जवां मर्द का पहलू, दोनों चीजें उसे निरंतर हासिल थी। शादी के लगभग फौरन बाद ही वे भारत से विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने हर तरह की ऐश लूटी, रुपया पानी की तरह बहाया, लेकिन रुपए की क्या कमी थी। पानी की तरह रुपया बहाने के बावजूद भी इतना ही फर्क पड़ा था जैसे घड़े में से एक बूंद निकाली गई हो। कैसी अलमस्ती और मौज की जिंदगी थी। कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करो अलादीन के चिराग के करिश्मे की तरह हासिल। दोनों एक दूसरे से खुश, पूरी तरह संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। मौज मौज और बस मौज। लेकिन फिर जैसे संकट आसमान से टपका। लंदन के साउथ हॉल नामक इलाके में स्थित एक भारतीय रेस्टोरेंट में वे भारत से दूर भारतीय भोजन का आनंद ले रहे थे। कॉफी के दौरान विक्रम ने बगल की मेज पर रखा अखबार उठा लिया। वो दिल्ली से प्रकाशित होने वाला हिंदुस्तान टाइम्स था और 4 दिन पुराना था। विक्रम लापरवाही से उसके सफ़े पलटने लगा। एकाएक उसके मुंह से हैरत भरी सिसकारी निकल गई। चंदा ने उलझनपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा और फिर बोली, क्या हुआ? ये तस्वीर देखो। विक्रम अखबार को एक स्थान से मोड़कर उसके सामने करता हुआ व्यग्र स्वर से बोला। चंदा गौर से तस्वीर देखने लगी। कुछ पहचाना? नहीं, यह हरिपुर के बांध की तस्वीर है। जलागार के किनारे का वही पुराना उजाड़ कॉटेज अभी भी सलामत मालूम होता है। लेकिन यहाँ पानी कहाँ है? ये तो मुश्किल से एक तालाब मालूम हो रहा है। इस स्थान पर तो 40 फुट गहरे पानी का समुद्र होना चाहिए था। विक्रम परेशान स्वर में बोला। है नहीं, खबर इसी बारे में है। राजस्थान में पिछले 3 साल से सूखा पड़ रहा है। नदियाँ सूख गई हैं, जलागार खुश्क हो गए हैं। हमने तो कभी अखबार की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। ओह, अखबार में लिखा है कि ऐसा भयंकर सूखा पिछले 50 साल में नहीं पड़ा। उस इलाके में पिछले 30 साल से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। हरिपुर की रिजर्वायर जलागार में 40 फुट गहरा पानी था।
अब पानी सूख कर मुश्किल से 9-10 फुट गहरा रह गया है और वो भी दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो पड़ा घटता रहे, चंदा बोर होती हुई बोली। उसने एक जोर की जमाई ली। हमें क्या, तुम्हारी अकल खराब है, विक्रम दांत भींच कर बोला। अगर वो रिजर्वायर बिल्कुल सूख गई तो राजा भवानी सिंह की लाश भी बाहर निकल आएगी। तो क्या हुआ, चंदा तो जैसे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नकारने पर तुली हुई थी। 5 साल बाद लाश का क्या बचा होगा, अब तो वहां हड्डियों का कंकाल पड़ा होगा। उस कंकाल से क्या मरने वाले की शिनाख्त हो सकेगी? हो सकेगी, होगी। ये मत भूलो कि उस कंकाल की एक टांग गायब होगी, कूल्हे की हड्डी चटकी हुई होगी और हड्डियों के ढांचे के साथ साथ एक गोली भी बरामद होगी। अब चंदा सक पकाई। लेकिन इससे ये थोड़ी पता लग जाएगा कि राजा साहब की मौत के लिए हम जिम्मेदार है, वो शशंक स्वर में बोली। ये तो पता लग जाएगा कि उनकी हत्या हुई है या नहीं। एक बार ये बात खुल जाने के बाद हमारे सिवाय और किस पर शक किया जाएगा? राजा साहब की मौत से फायदा किसे पहुंचा? उनकी दौलत पर ऐश कौन कर रहा है? चंदा एकाएक बेहद चुप हो गई। वो व्याकुल भाव से विक्रम की ओर देखने लगी। फिर अंत में उसके मुंह से इतना ही निकला, हमें वापस हिंदुस्तान जाना होगा। विक्रम निर्णयात्मक स्वर में बोला, फौरन। 2 दिन बाद विक्रम और चंदा ब्रिटिश एयरवेज के एक प्लेन द्वारा नई दिल्ली पहुंचे। वहां से प्लेन द्वारा ही वे जयपुर पहुंचे। जयपुर में राजा साहब की कोठी थी जो पिछले 5 साल से बंद थी। कोठी की देखभाल के लिए एक चौकीदार रखा हुआ था जिसको अपना वेतन वकील सोमानी के माध्यम से मिलता था। स्वयं उसने रानी जी की कभी सूरत नहीं देखी थी। कोठी खुलवाई गई और उसमें 1-2 कमरों की झाड़ पोंछ करवाकर उन्हें रहने के काबिल बनवाया गया। गैरेज में एक कार भी मौजूद थी। अगली सुबह कोई 4 घंटे की अनथक मेहनत के बाद विक्रम उसे सड़क पर लाने के काबिल बना पाया। फिर उसी कार पर वो हरिपुर रवाना हो गया। चंदा को वो साथ नहीं ले गया। एक तो उसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, दूसरे बचे खुचे हरिपुर गांव के निवासी उसे निश्चय ही पहचान लेते। विक्रम में तब से कई परिवर्तन आ गए थे। पहले वो मूछें नहीं रखता था, अब उसने आधुनिक फैशन की नीचे को झुकी हुई फुमांचू टाइप मूछें रख ली थी। 4 साल विदेश में गुजार कर आने की वजह से उसकी रंगत गोरी हो गई थी और अलमस्ती की जिंदगी की वजह से वो काफ़ी मोटा हो गया था। और अब वो 2000 रुपये का सूट पहने हुए था जो किसी राजा साहब के भूतपूर्व नौकर की हैसियत से बाहर था। विक्रम को पूरी उम्मीद थी कि इन तमाम परिवर्तनों के बाद उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। और फिर हरिपुर में उसे जानते ही कितने लोग थे। कार चलाता हुआ वो हरिपुर पहुंचा। उसे वहाँ काफ़ी चहल पहल दिखाई दी। वहाँ कई गाड़ियाँ और ट्रक चलते दिखाई दे रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सूखे से परेशान लोगों के लिए वहाँ राजस्थान सरकार की ओर से राहत कार्य चल रहा था। विक्रम ने देखा हरिपुर गांव के बचे खुचे भाग से लेकर बांध के ऊपर तक एक नई सड़क बन गई थी, लेकिन पैदल चलने वाले अभी भी राव जी के टीले वाली सड़क ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो कस्बे तक जाने के लिए शॉर्टकट था। विक्रम नई सड़क के रास्ते बांध से ऊपर पहुंचा। वहां कार से बाहर निकला और फिर उसने नीचे रिजर्वायर की ओर झांका। उसका दिल धक से रह गया। रिजर्वायर में तो इतना भी पानी नहीं था जितना उसने अखबार में छपी तस्वीर में देखा था। हवेली के भग्नावशेष जो बुलडोजर साफ नहीं कर सका था अब पानी में से सिर उठाकर बाहर झांकने लगे थे। जिन 3 पत्थर के नीचे उसने लाश को रखा था उनमें से छतनुमा ऊपर के पत्थर का आभास उसे पानी के नीचे मिल रहा था। अभी गनीमत थी कि पानी की सतह उस पत्थर से नीची नहीं हुई थी, नहीं तो पत्थरों के गिर्द लिपटी लोहे की जंजीर भी दिखाई देने लगती। लेकिन बारिश के तो कोई आसार थे नहीं। निश्चय ही सूखे का यही आलम रहने वाला था। इसका मतलब था कि आने वाले कुछ दिनों में वे पत्थर पानी से सिर निकालकर बाहर झांकने लगेंगे, जिसके नीचे तिरपाल में लिपटी राजा साहब की लाश रखी गई थी। उस विषय में फौरन कुछ न किया गया तो उनकी पोल खुले बिना नहीं रह सकती थी। घटनास्थल को और समीप से देखने के इरादे से विक्रम बांध की सड़क से हटकर एक पगडंडी से होता हुआ नीचे उतरने लगा। सूखे का ये हाल था कि पेड़ों के स्थान पर ठूंठ खड़े थे और उनकी भी लकड़ी चटक रही थी। हरियाली का तो कहीं कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं देता था। जलागार का बांध से विपरीत दिशा का सिरा जो आरंभ में गहरे पानी के नीचे दबा था अब एकदम खुश्क दिखाई दे रहा था। उस स्थान पर जमीन एकदम सूखकर चटक गई थी और वहां आड़ी तिरछी दरारें दिखाई देने लगी थी। काली नदी में एक मोरी जितना भी पानी नहीं था। राजा साहब के आवास के दौरान जो इलाका बड़ा खुशगवार लगता था वो आज बड़ा बेजान और बदसूरत लग रहा था। 5 साल से बंद पड़ा परी महल भी एक भूता इमारत लग रहा था। विक्रम घाटी की तलहटी में पहुंचा। वहां कुछ लोग मौजूद थे। उनमें से एक आदमी बाकी लोगों को बता रहा था। पिछले साल अगस्त में पानी की सतह बांध के ऊपर मौजूद सड़क को छूती थी और ये जलागार समुद्र मालूम होता था।
और 1-2 हफ्तों में घाटी की लगभग सारी तलहटी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि रिजर्वायर का रहा सहा पानी भी बड़ी तेजी से सूख रहा है। विक्रम आगे बढ़ गया। वो उस उजाड़ कॉटेज की ओर बढ़ा जिसके सामने उसने लाश दफनाई थी। उसे मोटे तौर पर याद था कि वो स्थान कॉटेज से कोई 50 फुट दूर था। वो पानी के जितना समीप जा सकता था पहुंचा। उसने देखा जहां उसने लाश दफनाई थी वहां अभी पानी इतना कम नहीं था जितना से बांध के ऊपर से लगा था। छतनुमा पत्थर अभी पानी की सतह से कम 4 फुट नीचे था। पानी जब तक कम से कम 6 फुट और नीचे ना आ जाता तब तक तिरपाल नहीं दिखाई देने वाली थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में पानी 6 फुट नीचे आने में कितनी देर लगने वाली थी? विक्रम सोचने लगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में तिरपाल और जंजीर पानी की सतह से बाहर झांकने लगेगी। आजकल वहां इतने लोग मौजूद थे कि किसी न किसी की निगाह उस पर पड़ना अवश्यंभावी था। एक बार कंकाल प्रकट होने की देर थी कि चंदा और विक्रम की तलाश शुरू हो जाती। फौरन कुछ करना जरूरी था, लेकिन क्या किया जा सकता था? यही किया जा सकता था कि लाश को उस बखेड़े वाली जगह से निकालकर किसी और सुरक्षित स्थान पर दफना दिया जाता। लेकिन यह काम दिन में संभव नहीं था। रात को यह काम किया जा सकता था। वहां कोई रहने की जगह तो थी नहीं। रात को लोग वहां से चले जाते होंगे और वो हिस्सा उजाड़ हो जाता होगा। वो तिरपाल को वहां से निकालकर आसपास ही कहीं एक गहरा खड्डा खोदकर तिरपाल समेत कंकाल को उसमें दफन कर सकता था। किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि रिजर्वायर के किनारे जमीन में कोई लाश गड़ी हुई है। और फिर पानी की स्थिति हमेशा तो ऐसी नहीं रहने वाली थी। कभी ना कभी रिजर्वायर में फिर से पानी भरना ही था। तब राजा साहब की नई कब्र भी जलमग्न हो जाती। उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने पहले ही लाश को पत्थरों में फंसाने के स्थान पर कहीं दफना क्यों नहीं दिया था। साथ ही उसे अब इस बात की खुशी भी हो रही थी कि 5 साल पहले लाश ठिकाने लगाने के लिए जो स्थान उसने चुना था वो आज भी एकदम उजाड़ था। सिर्फ सामने एक छोटा सा कॉटेज था जो 5 साल पहले की तरह आज भी खाली पड़ा था। वो कॉटेज की ओर घूमा। तभी उसके दिल को दूसरा धक्का लगा। वो मुंह बाय कॉटेज की ओर देखने लगा। कॉटेज खाली नहीं था। विक्रम को कॉटेज की चिमनी में से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। पहले तो विक्रम का जी चाहा कि वो फौरन कॉटेज में जाकर देखे कि वहाँ कौन रह रहा था, लेकिन फिर उसने ये सोचकर ख्याल छोड़ दिया कि क्या पता कॉटेज में जो रह रहा था वो उसे पहचान जाए। वो नहीं चाहता था कि उस इलाके का कोई आदमी उसे राजा साहब के पुराने नौकर की सूरत में पहचान पाए। वो अपनी तकदीर को कोसता हुआ वापस लौट पड़ा। जो कॉटेज सालों से खाली पड़ा था, ऐन मौके पर पता नहीं कौन उस खंडर में रहने पहुंच गया था। वो कॉटेज तो किसी सूरत में रहने के काबिल था ही नहीं। कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी उसमें। एकदम तन्हा जगह थी वो। राव जी के टीले वाली 2-2.5 मील लंबी सड़क तय करने के बाद ही कॉटेज में रहने वाले का आबादी से कोई संपर्क स्थापित हो सकता था। जरूर कोई अकल का अंधा ही वहां आ बसा था। विक्रम ऊपर आकर अपनी कार में सवार हुआ और कस्बे की ओर बढ़ गया। अंधेरा होने पर वो वापस बांध पर लौटा। उसकी अपेक्षा अनुसार वो इलाका वाकई उजाड़ पड़ा था। अब कॉटेज की एक खिड़की में रोशनी दिखाई दे रही थी। विक्रम पगडंडी पर नीचे उतरने लगा। उसके पास टॉर्च थी, लेकिन उसने उसे जलाना उचित नहीं समझा था। सावधानी से चलता हुआ इक्की दुक्की ठोकर खाने के बाद वो कॉटेज के समीप पहुंचा। वो प्रकाशित खिड़की की बगल में पहुंचा। खिड़की खुली थी और भीतर कमरे में किसी के चहलकदमी करने की आवाज आ रही थी। विक्रम बड़े धीरज के साथ प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बत्ती बुझ गई। विक्रम दीवार के साथ चिपक गया। कॉटेज का दरवाजा खुला। एक टॉर्च का प्रकाश दरवाजे से बाहर पड़ा। विक्रम को एक पुरुष का साया दिखाई दिया। साय ने घूमकर दरवाजा बंद किया और फिर हौले हौले सीटी बजाता हुआ राव जी के टीले के रास्ते की ओर बढ़ गया। विक्रम ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। जरूर वो आदमी कस्बे की ओर जा रहा था। साय के काफी आगे बढ़ जाने के बाद विक्रम अपने स्थान से हिला और कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा दरवाजे को साया केवल बाहर से कुंडी लगाकर गया था, ताला नहीं। विक्रम दरवाजा खोलकर कॉटेज में दाखिल हो गया। उसने टॉर्च जलाकर उसका प्रकाश चारों ओर डाला। वो एक छोटा सा पत्थरों का बना कमरा था। कमरे में केवल एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज कुर्सी थी और एक एल्यूमिनियम की फ्रेम वाली फोल्ड हो जाने वाली चारपाई थी। मेज पर एक मिट्टी के तेल से जलने वाली बड़ी सी लालटेन रखी थी। मेज पर ढेर सारे फुलस्केप कागज पड़े थे, जिनमें से कुछ लिखे हुए थे, लेकिन अधिकांश खाली थे। विक्रम लिखे हुए कागज उलटने पलटने लगा। उनमें प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, टूटी नाव का माझी, एक समस्या प्रधान सामाजिक उपन्यास। उन कागजों की बगल में एक किताब पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी में विक्रम ने उसका निरीक्षण किया। किताब पर लिखा था, प्यार की बाजी। कैलाश माथुर का नवीनतम सामाजिक उपन्यास प्यार की बाजी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था,
मुकुल प्रकाशन द्वारा ही शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा कैलाश माथुर का अगला उपन्यास टूटी नाव का माझी। किताब की पिछली ओर लेखक की तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर से लगता था कि लेखक कोई 30 साल का संवेदनशील भावुक व्यक्ति था। विक्रम को सारी कहानी समझ आ गई। कॉटेज में रह रहा व्यक्ति कैलाश माथुर नाम का लेखक था और शायद बड़ी तन्मयता के साथ अपना नया उपन्यास पूरा करने के लिए उस तन्हा जगह पर रहने लगा था। और जब तक कॉटेज में वो मौजूद था, लाश को अपने स्थान से नहीं हटाया जा सकता था। चंदा ने विस्फारित नेत्रों से विक्रम की बात सुनी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि 5 साल गुजर जाने के बाद अब कोई खतरे का आलम पैदा हो सकता था। सत्यानाश, चंदा झुंझलाकर बोली, तुम्हें भी लाश दफनाने के लिए कोई और जगह नहीं सूझी थी? विक्रम, जो पहले ही बुरी तरह थक कर लौटा था और बुरी तरह चिड़चिड़ाया हुआ था, एकाएक फट पड़ा। अकल मारी गई है क्या तुम्हारी? मुझे क्या सपना आना था कि राजस्थान में सूखा पड़ने लगेगा और रिजर्वायर सूख जाएगा? मुझे क्या सपना आना था कि उस टूटे फूटे कॉटेज में जहाँ बरसों से कोई नहीं रहा, कोई उल्लू का पट्टा आकर रहने लगेगा? चंदा चुप हो गई। विक्रम को ऐसे गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। चिल्लाते क्यों हो? वो धीमे स्वर में बोली। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये मुसीबत मैंने जानबूझकर खड़ी की हो। अच्छा छोड़ो। चंदा उसके समीप आकर बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपनी बाँह रखती हुई बोली, अब बताओ क्या किया जाए? विक्रम चुप रहा। शायद 1-2 हफ्तों में बारिश हो ही जाएगी, चंदा बोली। उसके बाद तो पानी फिर चढ़ने लगेगा। कोई उम्मीद नहीं, विक्रम भुनभुनाता हुआ बोला। बारिश ने हमारी सहूलियत से थोड़े ही होना है। मैंने वेदर फोरकास्ट पढ़ा है, आने वाले कई दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं। 3 साल से तो इस इलाके में बारिश नहीं हुई। अब क्या सिर्फ हमारे चाहने भर से हो जाएगी? और फिर बारिश के इंतजार में हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते। हमने लंदन से आकर ही गलती की। हमें किसी गुमनाम जगह खिसक जाना चाहिए था। आज के ज़माने में कोई जगह गुमनाम नहीं। हमारी सरकार ने हमें पासपोर्ट इशू किए हैं। उनकी सहायता से हमें पाताल से भी खोद कर निकाला जा सकता है। आजकल हर देश की पुलिस इन मामलों में परस्पर सहयोग की सिलसिला रखती है। तुम जानती क्या हो, मैं पुलिस में नौकरी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे मामलों में पुलिस क्या कर सकती है। अगर चुपचाप कहीं खिसक जाना मुमकिन होता तो क्या मैं यहाँ लौट कर आता? चंदा चुप रही। और फिर इस प्रकार चुपचाप खिसक जाने के बाद क्या जिंदगी में कोई आनंद रह जाता? हर वक्त गिरफ्तारी की तलवार सिर पर लटकती दिखाई देती। जिंदगी नर्क बनकर रह जाती। अगर ऐसी बेहूदी और हसीन जिंदगी ही जीनी थी तो राजा साहब का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर क्या किया जाए? हमारी सुरक्षा की एक ही गारंटी है कि लाश को वहाँ से हटाकर कहीं और दफना दिया जाए। और ये काम उस लेखक के बच्चे को रास्ते से हटाए बिना मुमकिन नहीं। क्या ये काम तब नहीं किया जा सकता जब वो सोया हुआ हो? नहीं किया जा सकता। ये कोई पलक झपकते ही हो जाने वाला काम नहीं। रात के सन्नाटे में उसे हल्की से हल्की आवाज़ भी सुनाई दिए बिना नहीं रहेगी। तुम ही सोचो, क्या बिना किसी तरह की आवाज़ किए खड्डा खोदा जा सकता है? और फिर रोशनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कुंभकर्ण की नींद ही क्यों ना सोता हो, ठीक अपनी नाक के नीचे होती इतनी खटपट सुनकर वो जागे बिना नहीं रहेगा। क्या हम उसे किसी तरह से कोई गहरी नींद की या बेहोशी की दवा नहीं खिला सकते? कैसे खिला सकते हैं? यही हो सकता है कि जैसे मैं आज रात को उसके कॉटेज में घुसा था, वैसे ही दोबारा उसकी गैरहाजिरी में कॉटेज में घुसकर उसके पीने के पानी में बेहोशी की दवा मिलाऊं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब हम लाश निकालने की तैयारी करके जाएंगे तब वो पानी पी ही लेगा? और फिर ये कैसे पता लगेगा कि वो बेहोशी की दवाई वाला पानी पीकर बेहोश पड़ा है या स्वाभाविक नींद सो रहा है? उसको रास्ते से हटाने के और भी तरीके हैं, चंदा अर्थपूर्ण स्वर में बोली। है, लेकिन जैसे तरीकों की तरफ तुम्हारा इशारा है, उन्हें जब तक भारी मजबूरी ना हो जाए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वैसे भी अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। पानी के कम से कम 4 फुट नीचे उतरने से पहले हम लाश नहीं हटा सकते। इस काम में हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक हम उस लेखक का कोई इंतज़ाम कर लेंगे। तब तक शायद वो खुद ही वहाँ से चला जाए। मुझे तो उम्मीद नहीं। जो उपन्यास वो लिख रहा है उसने अभी मुश्किल से 20 पृष्ठ ही लिखे हैं। उसके वहाँ पड़े उपन्यासों की पृष्ठ संख्या से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो अभी कम से कम 200-250 पृष्ठ और लिखेगा। इतने पृष्ठ वो हफ्ता 10 दिन में कहाँ लिख लेगा? मुझे एक बात सूझी है। क्या? क्यों ना हम कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि उसके लिए कॉटेज में रहना मुहाल हो जाए। कैसे? तुमने बताया है कि वो कॉटेज में मिट्टी के तेल की लालटेन जलाता है। कभी हम उसकी गैर हाजिरी में ऐसी स्टेज नहीं सेट कर सकते जिससे लगे कि लालटेन की वजह से कॉटेज में आग लग गई। अव्वल तो ऐसा एक्सीडेंट स्टेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं जाने से पहले वो लालटेन बुझाकर जाता है
और फिर ये जाहिर किया भी जाए कि उसकी असावधानी से वहां आग लग गई तो एक टूटी फूटी मेज कुर्सी और एक चारपाई के अलावा वहां जलने के लिए है क्या। कॉटेज के पत्थर की छत और दीवारें तो जलने से रही। वो कॉटेज के कोने से निकलेगा और दूसरे में जाकर रहने लगेगा। अभी वो कौन सा भारी सुख साधनों के साथ रह रहा है। चंदा, वो आदमी तन्हाई की तलाश में जानबूझकर वहां रहने के लिए आया है। छोटे मोटे बखेड़े से वो वहां से टलने वाला नहीं। चंदा सोचती हुई बोली, पीने के पानी का वहां क्या इंतजाम है। कॉटेज के पिछवाड़े में एक कुआं है, उसी में से पानी निकालकर पीता है। उसके अलावा वहां साफ पानी का और कोई साधन नहीं है। फिर तो बन गया काम। चंदा चुटकी बजाती हुई बोली, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो पानी पीने के काबिल ना रहे। पानी बिना कैसे रहेगा वो। रिजर्वायर का गंदा पानी तो वो पीने से रहा। ख्याल बुरा नहीं, विक्रम प्रभावित स्वर में बोला, लेकिन कुएं के पानी में हम उसकी जानकारी में आए बिना क्या विकार पैदा कर सकते हैं। हम उसमें कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं जिसे देखने भर से ही वो कुएं का पानी पीने का ख्याल छोड़ दे। ऐसी कोई चीज सोचो। मैंने रिजर्वायर के किनारे पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा देखा था। वो निश्चय ही पानी में डूबकर मरा था और किनारे आ लगा था। वेरी गुड, वो मरा हुआ चूहा उठाकर तुम कुएं में डाल दो। मुझे उम्मीद नहीं वो ऐसे कुएं का पानी पीना गवारा कर सकेगा जिसमें मरा हुआ चूहा तैर रहा हो। लेकिन कुएं के मुंह को वो लकड़ी के ढक्कन से बंद करके जाता है। ढक्कन खुला भी रह सकता है। क्या किसी से ऐसी भूल हो जाना बहुत असंभव बात है। वो समझेगा कि वो गलती से ढक्कन खुला छोड़ गया था और उसकी गैरहाजिरी में उसमें एक चूहा कूद गया था और डूबकर मर गया था। विक्रम कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, फिलहाल यही करके देखते हैं। उसी शाम को विक्रम कार पर फिर हरिपुर पहुंचा। रिजर्वायर के किनारे पर मरा हुआ चूहा अभी भी पड़ा था और उसमें से बदबू छूट रही थी। विक्रम ने जी कड़ा करके और आती हुई उपकाई को जबरन रोकते हुए मरे हुए चूहे को एक लिफाफे में डाल लिया। पिछली रात की तरह उस रात को भी कॉटेज का निवासी कॉटेज के मुख्य द्वार को कुंडी लगाकर राव जी के टीले के रास्ते की ओर बढ़ गया। उसके काफी दूर निकल जाने के बाद विक्रम कॉटेज में पहुंचा। उसने कुएं के ढक्कन को थोड़ा सरकाया और मरा हुआ चूहा भीतर पानी में डाल दिया। उसने ढक्कन को उसी स्थिति में रहने दिया और वापस लौट आया। अगले दिन सुबह 8 बजे ही विक्रम कार द्वारा बांध पर पहुंच गया। उसने कार को बांध के ऊपर की सड़क पर खड़ा कर दिया। उसने कार से निकलने का उपक्रम नहीं किया। आज वो अपने साथ दूरबीन लाया था। उसने दूरबीन आंखों में लगाई, उसका फोकस ठीक किया और कार में बैठे बैठे ही कॉटेज की ओर देखने लगा। कोई 8:30 बजे हाथ में बाल्टी लिए कॉटेज का निवासी कॉटेज से बाहर निकला। तब विक्रम ने पहली बार उसकी सूरत देखी। वो लगभग 30 वर्ष का क्षीण स्वास्थ्य वाला नौजवान था और निश्चय ही वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीर उसने प्यार की बाजी नामक उपन्यास के पिछले कवर पर छपी देखी थी। कैलाश माथुर। वो बाल्टी हाथ में लिए पिछवाड़े की ओर चल दिया। विक्रम धैर्यपूर्वक ढंग से उसके दोबारा प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद दूरबीन के फोकस में कैलाश माथुर फिर आ गया। उसका बाल्टी उठाने का अंदाज ही साफ जाहिर कर रहा था कि बाल्टी खाली थी, यानी कि उसे कुएं में तैरता हुआ मरा हुआ चूहा दिखाई दे गया। कैलाश माथुर बाल्टी लेकर रिजर्वायर की ओर आगे बढ़ा। शायद वो रिजर्वायर का पानी परखने जा रहा था। रिजर्वायर के किनारे पहुंचकर वो कुछ क्षण पानी को निहारता रहा। फिर उसने एक चुल्लू पानी से भरा और उसे अपने चेहरे के समीप लाया। लगभग फौरन ही उसने चुल्लू उलट दिया और खाली बाल्टी लेकर वापस कॉटेज की ओर लौट चला। विक्रम ने चैन की सांस ली। अब उसका वहां से कूच कर जाना निश्चित था। रिजर्वायर का पानी उसे नहीं जचा था। कैलाश माथुर ने बाल्टी कॉटेज में रखी और उस पगडंडी पर चल दिया जो बचे खुचे हरिपुर गांव की ओर जाती थी। निश्चय वो गांव में कोई दूसरी रहने की जगह तलाश करने जा रहा था। विक्रम ने सोचा, कम से कम वो गांव पानी लेने के लिए नहीं जा रहा था। अगर ऐसा होता तो वो बाल्टी साथ लेकर जाता और फिर वो बाल्टी में मील भर दूर स्थित गांव में कितनी बार पानी ला सकता था। वो वहां अपना उपन्यास लिखने आया था, ना कि पानी ढोने। उसका कॉटेज को छोड़ना विक्रम को निश्चित लग रहा था। विक्रम ने दूरबीन अपनी बगल में रख ली। उसकी योजना कामयाब हो रही थी। कैलाश माथुर का अब कॉटेज में रह पाना संभव नहीं था। उसने कैलाश माथुर के वापस लौटने तक वहीं ठहरे रहने का फैसला किया और 1 घंटे में किसी नए आवास का इंतजाम करके कैलाश माथुर अपना तामझाम समेटने आता ही होगा। धीरे धीरे बांध के इलाके में चहल पहल बढ़ने लगी। कुछ और कारें भी वहां पहुंची। किसी ने विक्रम या उसकी कार की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कोई 2.5 घंटे बाद विक्रम को गांव से कॉटेज की ओर आने वाली पगडंडी पर हरकत दिखाई दी। उसने जल्दी से दूरबीन उठाई और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। हाँ, कैलाश माथुर ही वापिस आ रहा था। वो कुछ धकेलता हुआ ला रहा था। फासला बढ़ गया था, इसलिए दूरबीन पर फोकस बिगड़ गया था
और उसके शीशे भी धुंधला गए थे। विक्रम ने जल्दी से शीशे साफ किए, फोकस ठीक किया और दोबारा पगडंडी की ओर झांका। उल्लू का पट्टा। गुस्से से विक्रम के होंठ भिज गए। गाली उसके मुंह से अपने आप निकल गई। कैलाश माथुर एक हथेला ठेलता हुआ कॉटेज की ओर आ रहा था। हथेले में इतनी बड़ी लोहे की बनी पानी की टंकी रखी थी कि उसमें मौजूद पानी उसके लिए कम से कम एक हफ्ते के लिए काफ़ी था। उसने बड़ी सहूलियत से साफ पानी की समस्या हल कर ली थी। वो गांव में से किसी से पानी की टंकी मांग लाया था। तो दोस्तों, ये था कत्ल की वारदात नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।